अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बड़ा आज का अहम सवाल यही है कि हुकूमत जो आइनी तरमीम का पैकेज लाने जा रही है, इसके पाकिस्तानी सियासत पर, ख़ासकर अदलिया के मुस्तक़बिल पर क्या इसके असरात होंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि मखसूस सीटों पर 8 जजेस का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है। कल वजाहती ऑर्डर आ चुका सुप्रीम कोर्ट का, और ये कहा गया उसमें कि इलेक्शन कमीशन मामले को पेचीदा बना रहा है। फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ज़राए का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन तस्लीम किया, ना ही किसी किस्म की ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। ज़राए से जारी होने वाली खबर में ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ किसी भी धमकी को कबूल नहीं करेगा, जिसका इनडायरेक्टली तो मतलब यही है कि हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के किसी वजाहती ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है। 12 जुलाई के फ़ैसले को कोई नहीं मानना चाहता। यानी जो तलखी और पोलराइजेशन हमें सियासी जमातों के दरमियान नज़र आ रही थी, अब वैसी ही महाजराई आइनी इदारों के दरमियान भी है। और इसी के बीचों बीच हुकूमत ने आज कौमी असम्बली और सेनेट में आइनी तरमीम का एक पैकेज मुतारिफ़ करवाना है। सेनेट का इजलास होना था, जो अभी होना है लेट हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब भी आए। उन्होंने कहा कि मुशावरत हो रही है, हम आवाम के लिए कर रहे हैं, भारी वोटों से आवाम ने हमें मुंतखब किया है, तो ज़ाहिर है इसकी एक शिक को पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो आपके इत्तेहादियों को नहीं पता है, किसी को पता ही नहीं है, हुकूमती लोगों को भी नहीं पता है। अभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब TV स्क्रीन पर आए, उन्होंने कहा हमारे साथ तो भाई मुसाविदा शेयर ही नहीं किया गया। फिर BNP के सरबराह अख्तर मेंगल साहब आए, उन्होंने कहा हमसे शेयर नहीं किया गया। ऐसी क्या उजलत है? फिर जो इतनी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग में क्या चाय बिस्किट खाने जा रहे हैं आप लोग, जब आप शेयर ही नहीं कर रहे हैं कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो छुपाना किस चीज़ का? जिनसे आपने वोट लेने हैं आप उनको बताने के लिए राज़ी नहीं है, तो कैसे इसको कहा जाए कि आप अवामी नुमाइंदों के लिए, अवाम के लिए कुछ करने जा रहे हैं, या अवामी नुमाइंदे जो अवाम के वोटों से आए हैं वो अवाम के लिए कुछ करने जा रहे हैं? किसी को कुछ पता ही नहीं है। बात यह है जो आइनी तरमीम है, इसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आइन की 20 शिक्कों में तरमीम मुतारिफ़ कराए जाने का इम्कान है। दोनों ऐवानों के इजलास मुसलसल ताख़ीर का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिन आइनी तरमीम में आइन की शिक्कों 63, 51, 175, 18 और 7 को टारगेट किया गया है। अभी तक ज़राए से जो मालूमात सामने आई हैं उनमें आइन में बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तजवीज़ शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल है। पार्लियामेंट में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की तजावीज़ शामिल हैं। फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देने जा रही है हुकूमत। तजावीज़ में एक नई अलग से आइनी अदालत कायम करने की भी तजवीज़ शामिल है, जिसके मुताबिक आइनी अदालत के फ़ैसले पर अपील भी आइनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आइनी अदालत में आर्टिकल 186, 185, 184 से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। ज़राए के मुताबिक आइनी अदालत के 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी, जबकि रिटायर्ड जजेस को भी आइनी अदालत में तैनात करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। एक अहम तरमीम यह भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस माजी की तरह सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं लगेंगे। अब जो मुद्दत मुलाजमत का एक तजवीज़ थी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाएगी, उसमें तौसीह तो नहीं होगी, लेकिन अब जो सीनियरिटी की बेसिस पर चीफ जस्टिस लगा करते थे, इसको हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। बल्कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगी और हुकूमत उन 5 जजेस का इंतखाब करेगी। सब कुछ हुकूमत अपने हाथ में लेने जा रही है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लियामानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। तजावीज़ में हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ भी शामिल है। जिस आइनी तरमीम के हवाले से चेमगोइयाँ हो रही थी कि हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस को तौसीह देने के लिए जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 65 से बढ़ाकर 68 साल कर सकती है, इस हवाले से डेवलपमेंट कोई नहीं है। और इत्तलात ये हैं कि मौलाना साहब इस पर नहीं माने, जिस पर हुकूमत ने इसे बैकआउट किया। ज़राए के मुताबिक इस नुक्ते पर इत्तेहादियों के साथ मौलाना फजल रहमान को भी एतराज़ था। आइनी तरमीम पर जहाँ PTI समेत अपोजिशन जमातें उजलत और राजदारी से की जाने वाली कानून साजी और इसके लिए मुख्तलिफ हरबों से 2/3 अक्सरियत का नंबर गेम पूरा करने पर सवाल उठा रही हैं, वहीं पर आइनी और कानूनी माहिरीन भी
आईनी पैकेज लाने की जो टाइमिंग है इस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आइन पूरी कौम का एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट होता है। तल्ख़ सियासी माहौल में लाई जाने वाली इस आइनी तरमीम का मकसद अदालती इस्लाहात है या फिर सियासी ज़रूरियात के तहत ऐसा किया जा रहा है। फिर सवाल उठता है कि एक ऐसी हुकूमत जिस पर फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क का इल्ज़ाम है, क्या इसे कौमी इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर ऐसी तरमीम लानी चाहिए? फिर सवाल उठ रहा है कि अगर आइनी तरमीम में सिर्फ अवामी और कौमी मफाद था तो फिर हुकूमत आइनी मुसव्वदे को आखिरी वक्त तक छुपा क्यों रही है? सवाल उठ रहा है कि मसला हुकूमत का था ना अपोजिशन का, मसला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के मुस्तकबिल का था, तो हुक्मरान इत्तेहाद ने अपोजिशन जमातों को एतमाद में क्यों नहीं लिया? सवाल उठ रहा है कि अगर चीफ जस्टिस का तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म ने करना है तो फिर ये तकर्री कैसे जो है वो गैर जानिबदारी पर मबनी होगी? इसी पर मैं बात करूँगी। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद ख़ान साहब, साथ ही सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा हुमायूं अहमद साहब से भी स्टार्ट कर लूँ। बहुत शुक्रिया हुमायूं अहमद साहब आपका। हुमायूं अहमद साहब, PTI के लोग तो बिल्कुल इस बात पर यकसू हैं कि कोई इस आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं देगा, लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हमारे तो नंबर्स पूरे हैं, हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन इसके साथ साथ आइनी मुसव्वदा भी किसी के साथ शेयर नहीं हुआ। तो तहरीक इंसाफ के भी वफ्द की वफूद की मुलाकातें हुई हैं, पिछले काफ़ी रोज़ से मुलाकातें हो रही हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब क्यों राज़ी नहीं हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ये जो आइनी तरामीम लेकर आना चाह रहे हैं, इसके जैसे आपने पॉइंट आउट किया है, एक तो सबसे बड़ा जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हुकूमत जिसके पास एक्चुअली मैंडेट ही नहीं है, जिनकी रूट्स ही नहीं है अवाम में, उनको इस किस्म का लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर लेकर आते हैं तो अब आप सोचिए, ज़रा इस बात पे सोचिए कि पाकिस्तान की हालत ये है कि हम आइन जिसकी बेसिस पे ये किस्म का मैनुअल है मुल्क चलाने का, हम ये मैनुअल जो मुल्क चलाने का मैनुअल है, उसका मैनुअल हम किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाह रहे कि हम इसमें क्या चेंजेस ला रहे हैं। हम लोग बेसिक, जैसे आपने कहा, 20 एक बीच में फंडामेंटल नुकात है जिसको आप चेंज करेंगे और आपको पता ही नहीं है, उसके ऊपर आप बहस ही नहीं करा रहे। इसके ऊपर कम से कम 3, 4, 6 महीने की बहस होनी चाहिए, बल्कि चूंकि ये आइन का वो तकाजा है तो ठीक है, आप जरूर पास करें, सब कुछ करें, लेकिन इसका इतलाक जो होगा, चूंकि वो सूबों में होगा, तो आप सूबों में भी बहस कराएं। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग और ब्रिंगिंग एन आइनी जो आप अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं वो करें। लेकिन कम से कम नेशनल असेंबली और सेनेट में तो इनको कम से कम ओपन करें और लोगों को मतलब हाउस एज अ होल को आप कमेटी बना के उस पर डिस्कशंस करें, ताकि हम अगर कुछ बनाए तो बेहतर तरीके की चीज़ बनाए। लेकिन ये जिस तरीके से चोरी छुपे कर रहे हैं ये गलत है। अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर एक फंडामेंटल इशू है। फंडामेंटल इशू 2 है। ये एक्चुअली जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको चैलेंज कर रही है, उसको चेंज कर रही है। वजह, जब हुकूमत 5 जजेस में से एक को करेगी तो सबसे जिसका कोई चांस ही नहीं होगा, वो हुकूमत के सामने आ जाएगा, कहेगा जो तुम कहोगे मैं आपके लिए करूंगा। मैरिट का भी कत्ल होने जा रहा है। देखिए, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हम लोग इस तरीके से जुडिशरी को रिफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, अगर फर्ज करें आपने जजेस की कैपेबिलिटीज को रिफॉर्म करना है या उसको स्ट्रीमलाइन करना है, वो आप हाई कोर्ट के लेवल पे कर ले, सो दैट हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट में आता है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट सीधी चल रही हो। तो हाई कोर्ट के अंदर जो इंडक्शन है आप उसको स्ट्रीमलाइन कर ले, फिर हाई कोर्ट से। अच्छा, आप लोगों का सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो ये था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी
अब उसमें मौलाना नहीं माने, जो सोर्सेज बताते हैं कि मौलाना इस चीज़ पर राजी नहीं थे, जिसकी वजह से हुकूमत को इससे पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा जो तरमीम ज़राए से हम शेयर कर रहे हैं, जो भी मैंने इंट्रो में भी बोली, आप लोगों को इस पर क्या एतराज़ है? देखिए, इनमें सबसे पहले हमें पता तो चले ना कि इसमें है क्या। एतराज़ तो बाद में होगा जब हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि यार इसके अंदर क्या एतराज़ है, क्या एतराज़ नहीं है। तो हम सबसे पहले उनको देखेंगे कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें लेकिन कुछ जो डिस्कस हो रही है, जाहिर है ये जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनमें कुछ नहीं है। हुकूमत भी इस बारे में बात तो कर रही है। जैसे बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर ये 81 करना चाहते हैं, ये तजवीज़ शामिल है। और सबसे बड़ी बात, आइन का आर्टिकल 63 उसमें ये तरमीम करना चाह रहे हैं, मतलब के फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत, जो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की थी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, अगर ये बलूचिस्तान में इंक्रीज करना चाहते हैं, हमें उस पर इतराज नहीं है। वजह बता दें, बलूचिस्तान में इंक्रीज कर रहे हैं, सिंध में क्यों नहीं कर रहे, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे, केपी में क्यों नहीं कर रहे। मतलब कोई वजूहात होनी चाहिए ना कि हम उधर इस वजह से बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बाकी जगहों की पॉपुलेशन के लिहाज से ज्यादा एक्सपेंड हो गई, तो वहां पे ज्यादा जरूरत है। कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए, कोई एक प्रिंसिपल होना चाहिए, उस बेसिस पे जहां जहां वो लागू होता है हर जगह पे करें। आप एक प्रिंसिपल बना ले, उस प्रिंसिपल की बेसिस पे कर ले। अब दूसरी बात जो आपने कही थी वो आर्टिकल 63 में तरमीम। आर्टिकल 63 में आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए, इस तरह है कि एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, आप उसको कहते हैं कि यार तुम्हें मैं सजा देता हूं, ये है। आप बताएं कि क्या आप चोरी का माल उससे रिकवर करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। चोरी का माल भी रिकवर करोगे और उसको सजा भी दोगे। ये लोग कहते हैं नहीं, आप अगर या सजा दो या चोरी का माल रिकवर करो। अगर आप सजा दे रहे हो तो चोरी का माल मेरा। मतलब दूसरे लफ्जों में, अगर मैंने किसी के साथ पैसों पे या किसी वजह से मैंने अपना वोट हॉर्स ट्रेडिंग के बेसिस पे किसी और को दे दिया है, तो अगर मैंने वोट दे दिया और आप मुझे सजा दे रहे हो तो मेरा वोट काउंट करो ताकि मुझे पैसे पूरे मिले। और अगर मेरा वोट काउंट नहीं करोगे तो मुझे सजा मत दो ताकि मैं अगली बार कर सकूं। ये कोई तुकबंदी है? मतलब कोई मुझे समझाए कि आप एक चोरी के लिए आप कहते हो कि मुझे चोरी करने दो, अगर मैं चोरी पकड़ी गई तो या मुझे सामान रखने दो या मुझे सजा दो, दोनों नहीं दे सकते हो। सही। अच्छा, अब आपको, अच्छा मेरी बात सुने। अब हुकूमत जिस तरीके से कंफर्टेबल है कि हमारे तो नंबर्स पूरे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ मुशावरत हो रही है। अब ये तो सबको पता है कि मौलाना साहब की ज़ाहिर इंपॉर्टेंस, मौलाना साहब का मानना बहुत ज़रूरी है। कुछ आप लोगों के भी कह रहे हैं कि कुछ अरकान हैं, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है, शकूक व शुबहात हैं। कुछ दिन पहले ये खबरें भी आई कि बहुत से लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपने वोट देना है, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है। कुछ लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये आज से गायब होना शुरू नहीं हुए। ये जब से ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये तकरीबन आप ये समझ ले मिड नवंबर लास्ट ईयर से हमारे लोग जब वो इलेक्शन कमीशन में हाजिरी देने जाते थे, फॉर्म जमा करने जाते थे, लोग गायब हो जाते थे। अगर लोग गायब होते थे तो उनके घर वाले गायब हो जाते थे, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी। ये सब कुछ चलता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। आपको पता है, एक दो मेंबरान ने तो ओपनली कहा हुआ है कि मेरी बीवी और मेरी बेटी को गायब कर दिया और कह रहे हैं कि वोट दे दो, बीवी को ले जाओ या वोट दे दो। देखिए, ये अगवा बराए तावान काफी अरसे से चल रहा है, इसको तकरीबन साल होने वाला है। इस चीज को खत्म होना चाहिए और ये हुकूमत इसलिए कर रही है कि इस हुकूमत की बेस नहीं है अवाम में, इनकी कोई जड़ें नहीं अवाम में। ये क्रिसमस ट्री की तरह को डब्बे से निकाला है, सजा दिया, काम करके इसको वापस डब्बे में डाल दिया। इनका और कोई जड़ नहीं है, ये सारी चीजें। और ये आखिरी सवाल, मौलाना ने आप लोगों को तसल्ली दी है? पीटीआई की मौलाना ने कोई तसल्ली दी है आप लोगों को? देखिए, मौलाना साहब ने मुझे नहीं पता कितनी तसल्ली दी होगी क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें वहाँ मुसलसल चल रही हैं, हमें उतनी फीडबैक वक्तन आ रही होती है। लेकिन आप सोचिए, मुझे एक समझ नहीं आती कि आइन हमारा चेंज हो रहा है या आइन हमारा हो रहा है। हमारे एक दोस्त इस मुल्क को क्या चुल पड़ी कि वो कहे कि नहीं तुम ये आइन पे वो कर लो, तुम वो कर लो। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको ये नहीं करना चाहिए। जो भी मौलाना साहब के ऊपर प्रेशर कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग और अनदर थिंग, इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये करा कौन रहा है? तो ये आप कह रहे हैं हुकूमत मौलाना पे बाहर से प्रेशर डलवा रही है?
जिसका मौलाना ने बुरा भी मनाया है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर डॉक्टर अहमद साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर शाहिद मसूद खान मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। आप अभी आपने सारी डिस्कशन सुनी जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, वो तो ज़ाहिर है हमें और आपको क्या पता होगा, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं जिनको मना रही है हुकूमत, उनको नहीं पता कि मुसव्वदा क्या है, सिर्फ आनियाँ जानियाँ लगाई हुई हैं। लेकिन जो 20 से ज़ायद चिकन जो मैंने अपने इंट्रो में भी शेयर की, वकला बिरादरी इस हवाले से क्या कहती है। मुनीर मलिक साहब को मैं अभी एक टेलीविज़न स्क्रीन पर सुन रही थी, वो कह रहे थे कि 25 अक्टूबर के बाद हम चीफ जस्टिस मानेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह को, हम किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं वकला बिरादरी इस बात पर मुत्तफ़िक है। क्या वकला बिरादरी इस पर रिएक्ट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो देखने वाली बात है कि हम बात कर किस चीज़ के मुतालिक रहे हैं। हम आईन पाकिस्तान 1973 के मुतालिक बात कर रहे हैं। वो आइन जो 26 साल बाद हमें मुतफ़िका तौर पर मिला था और जिसको बनाने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्होंने मुतफ़िका तौर पे ये आइन दिया। और उसके बाद इस आइन को कई दफ़ा एब्रोगेट भी किया गया, इस आइन को सस्पेंड भी किया गया, इसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स भी आए। लेकिन जब भी जमहूरी हुकूमत आई वो दोबारा आइन की असल शक्ल की तरफ गई जो 1973 का था। उसके अंदर मैं मिसाल दूंगा, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर के अंदर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर LFO के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो रिटायरिंग एज थी वो 68 की गई जी। अब मौलाना ने एतराज़ किया था। और अब जो है यही हुकूमत जो 18th अमेंडमेंट लेकर आई जिसके तहत इन्होंने 65 की कि दोबारा उसको 68 करने जा रहे हैं। अब अभी पता कुछ नहीं है ना जी, मुसवदा तो किसी के सामने है ही नहीं। वो कह रहे हैं सीनियरिटी की बेस, सीनियरिटी लेकर इसीलिए आए कि मौलाना इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ उठा रहे थे। ये आप देखिएगा कि जो चीफ जस्टिस की तौसीह की बात थी वो तो मौलाना राज़ी नहीं थे ना। मौलाना को क्यों मना रहे हैं? मौलाना उससे वो मनाया है, मौलाना ने अपना मुतालबा, हुकूमत बैकफुट पे गई है तो सीनियरिटी का मामला लेकर आए हैं ये लोग। देखिए अब मामला ये है, आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक बीइंग अ मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी वी आर वेरी मच क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि जो सीनियर मोस्ट जज है, और ये आइन पाकिस्तान की शिक है कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। आज ये जितनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं जिसके मुतल्लिक किसी को नहीं पता, सारों को जो है वो तारीकी में रखा जा रहा है। आगे मैं देख रहा था वो अलामा साहब जो हमारे तारड़ साहब हैं वो कह रहे थे जी बड़ी वसी मुशावरत चल रही है। और मुशावरत कहाँ पे है? मौलाना साहब आकर कह रहे हैं जी हमारे साथ तो मुसवदा ही शेयर नहीं किया। अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। तो ये वसी मुशावरत किसके साथ कर रहे हैं? और फिर कह रहे हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं। मुनीर मलिक आपके सामने टीवी के ऊपर आकर कह चुके हैं हमारे से किसी ने बात नहीं की। पंजाब बार काउंसिल का स्टैंड आ गया कि हमारे साथ कोई मुशावरत के अंदर शामिल नहीं है। और आप बात ये कर रहे हैं कि हम पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए, एक्सेस टू जस्टिस के लिए लोगों को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप जजेस की तादाद बढ़ाएं तो उसके अंदर तो आपको जो है वो आइन के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सिंपल लेजिस्लेशन के तहत आप कर सकते हैं। 1997 के एक्ट को आप जो है वो अमेंड करें और उसके अंदर आप जजेस की तादाद को बढ़ा दें। लेकिन 93% जो बैकलॉग है केसेस का वो तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर है, निचली जुडिशरी के पास है। वहाँ के लिए आपने क्या इस मुसवदे के अंदर कोई डिस्कशन नहीं है। पूरे मैं सारे सोशल मीडिया, तो ये सारा मुद्दा चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खोला जा रहा है। देखें पिछले कुछ अरसे से, मतलब आज से 4-5 महीने पहले चले जाएं तो ये बात ही नहीं थी कि हमने कोई इस तरह की अमेंडमेंट्स लेकर आनी है। जैसे ही मंसूर अली शाह साहब ने अपना वहाँ पे एक इनकी स्टेटमेंट आई जब ही वाज ऑन अ फॉरेन ट्रिप, तो वहाँ पे जब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आइन को हर हाल में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हर हाल में इम्प्लीमेंट होना है और इसके सीरियस रिपरकशंस होंगे, उसके बाद ये मामला सारा चलना शुरू हुआ। और ये पर्सन ये सारी फाइट इसीलिए कि शायद हुकूमत नहीं चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस। एग्जैक्टली जी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इस हद तक। लेकिन हुकूमत के चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है। और आइन पाकिस्तान अगर ये बात कहता है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा तो फिर वो होगा। अगर आइन कहते हैं तो आइन में तरमीम तो करने जा रहे हैं। तरमीम आप किस तरह करेंगे? अगर आप आइन के बुनियादी ढांचे को ख़त्म कर दें, आप बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ सकते। कल को आप तरमीम ले आए कि नहीं जी पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं, हम कोई और रखने जा रहे हैं, या हम मतलब कुछ भी नाम दे दें इसको, हम वो रखने जा रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल होगा?
जजेस वाला जो सीनियरिटी का मामला है, हुकूमत 5 जजेस के पैनल में से अपनी मर्जी का जो भी समझे जज लेकर आएगी, फिर तेरा जज मेरा जज, ये कहानी शुरू हो जाएगी। पहले भी इसी तरह ही होता रहा। ये कहानी तो स्टार्ट हुई जब 97 के अंदर जस्टिस सजाद अली शाह ने, मतलब उनकी वो अगर आप बुक पढ़ें लॉ कोर्ट्स इन अ ग्लास हाउस, तो उसके अंदर इतने शॉकिंग जो है वो रेवलेशंस थे, समझ नहीं आती थी कि ये गवर्नमेंट ने उस वक्त किया क्या। ये वही गवर्नमेंट थी और आज भी उन्हीं की गवर्नमेंट है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, जो आज तक हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगाया वो दबा धो नहीं सके। आज फिर हम वही करने जा रहे हैं। आज फिर हम अदलिया को यरगमाल बनाने जा रहे हैं और ये कल को भुगतेंगे। आज अगर ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो कल इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, आपको नहीं लगता पीटीआई ने इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि वो आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा, वो आएंगे तो ये हुकूमत नहीं रहेगी, तो हुकूमत अपने वजन फिर गिर जाएगी और चली जाएगी। पीटीआई ने क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया? देखें, मैं एक बात वाजे करूं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बातें की, क्या वो आईनी बातें नहीं थी? आर्टिकल 189 क्या ये नहीं कहता, रियासती इदारों को आर्टिकल 190 पाबंद नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, जो हुक्म होगा, आप उसको मानने के पाबंद हैं? तो अगर वो बात की, उन्होंने आईनी बात की, ये हुकूमत क्यों समझ लेती है कि जो आईनी बात हो रही है वो हमारे खिलाफ हो रही है? तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अगर आइन और कानून के साथ खड़ी है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अप्रिशिएट करते हुए इस बिल को, अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो लेकर आएँ इसको पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पर डिस्कशन करें। मतलब सोशल जो आपकी लोकल कम्युनिटी है, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको आप शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट की अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है तो पार्लियामेंट का आर्टिकल 181 जजेस की आर्जी तकर्रुरी से मुताल्लिक है, इसमें हुकूमत क्या चाहती है? चाह ये रहे हैं जी कि एक्टिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 181 है, हाँ। जिसके तहत ये पहले इस तरह हो सकता है कि आप हाई कोर्ट के जो इस वक्त एक्टिंग जजेस है उनमें से किसी को आप ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आप उठाकर सुप्रीम कोर्ट ले जाएं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और वहाँ पे वो एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काम करें। अब अगर आप हाई कोर्ट से अपनी मर्जी के जजेस को उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जजेस के तौर पर लगा लेंगे, उनका स्टेटस एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होगा, तो बड़े आराम से आप वहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनेज करेंगे। अच्छा, और 184 अस खुद नोटिस इख्तियार से मुताल्लिक ये ख़त्म करना चाहती है हुकूमत? ख़त्म नहीं करना चाह रही, ये चाह ये रहे हैं क्योंकि आइन के अंदर ये तो एक चीज़ वाज़े तौर पे लिखी हुई है और उसके ऊपर कंसेंसस भी मौजूद है। ये मुझे समझ नहीं आती, ये कहते हैं हम एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे, तो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, उसको भी तो कॉन्स्टिट्यूशन, और उस आईनी अदालत में 184, 185, 186 से मुतालिक दरखास्तों की समाअत होगी, वो जो आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं ना। तो मुझे ये बताएं, जो इससे पहले लेकर आए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके अंदर अपील का इख्तियार दे दिया, अब इन 5 जजेस जो ये फैसला करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर, तो उसकी अपील किसके पास जाएगी? क्या दोबारा यही 5 जजेस सुनेंगे? तो ये तो या तो इन्होंने पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो गलती से मतलब जो है पास करवा ली है, या अब गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि जब 5 आपने मेंबर्स का बेंच बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए, तो उसकी अपील के लिए फिर आप एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। मुझे एक और बात बताएं, कल का जो एक वजाहती ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के 8 जजेस का, 8 जजेस का, क्या आप अमल करें, नहीं तो संगीन कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे। इस ऑर्डर के बावजूद उजलत की तो हमें वजह समझ में आ रही है, कल का वजाहती ऑर्डर उजलत की तो हमें समझ में आ रही है। इस फैसले के बाद, वजाहती ऑर्डर के बाद भी अगर ये अमेंडमेंट्स हो जाती हैं तो इसकी क्या अहमियत रहेगी? चैलेंज हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। देखें, ये इस गवर्नमेंट की जो लीगैलिटी है उसके ऊपर सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट आफ्टर 8 फरवरी इलेक्शंस। 45 फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन खुद मान चुका है हमारे पास सारे नहीं हैं, और उसके ऊपर वो इंक्वायरी बिठाकर बैठे हुए हैं कि जी हमारे सारे फॉर्म 45 हम कलेक्ट कर लें। एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार और मौलाना फजलुर रहमान बार बार इन इलेक्शंस की लीगैलिटी के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन के अंदर हुए हैं, उसकी लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा चुके हैं। केसेस पेंडिंग है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर, जिनके अंदर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का स्टे मौजूद है, जो उन इलेक्शन पिटिशंस को डिसाइड नहीं होने दे रहा, जो कि
कानून के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर ये बात मौजूद है कि आपने विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज आपने इलेक्शन पिटिशंस को डिसाइड करना है, वो टाइम भी लैप्स हो गया। अब जब इस तरह का मामला है, 41 जो है मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जो इंडिपेंडेंटली जीत के आए, जिनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पीटीआई के मेंबर्स हैं, उन्होंने जमा भी करा दिया, उन्होंने एफिडेविट जमा करवा दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार ही नहीं है कि पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं है, कौन वेरीफाई करेगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, जहाँ पे कोई एम्बिग्विटी है, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है उसको दूर करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है उन फैसलों पे अमल दरामद करना अंडर आर्टिकल 190 एंड अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अमल दरामद हो नहीं रहा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जिसकी कल बात की है वजाहती ऑर्डर में 8 जजेस ने, वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए? देखें, हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा वाज़ेह इख्तियार है टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। एक ऑर्डर आया जिसके ऊपर बार बार एक वजाहती भी आ गया, स्टेटमेंट आ गई, ऑर्डर आ गया कि इसके ऊपर आपने हर सूरत इम्प्लीमेंट करना है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा नहीं, ये आईन पाकिस्तान की मंशा है और आपने इसके ऊपर मनवान अमल करना है। अगर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास पूरा इख्तियार है। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये हुकूमत अपने बोझ के तले ही दबती चली जा रही है दिन ब दिन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आईनी तरमीम के लिए ज़ाहिर है 2/3 की एक इम्पॉर्टेंस थी कि आईनी तरमीम वो कर सकते हैं जिनके पास 2/3 हो, या अगर आप कौमी मफाद के लिए कर रहे हैं तो फिर सबको ज़ाहिर है आप इकट्ठा करते हैं, इत्तफाक़ राय पैदा करते हैं। इसके पीछे ज़ाहिर है जिन्होंने ये बनाया उसके पीछे ये सोच थी। अब जब 63 को आप अमेंड कर देंगे, फ्लोर क्रॉसिंग की आप इजाज़त दे देंगे, तो फिर 2/3 का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। देखिए, आइन की अमेंडमेंट के हवाले से आर्टिकल 239 बड़ा क्लियर था 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से, और मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करूंगा कि ये तो 2/3 मेजॉरिटी, आप जब आईन पाकिस्तान को अमेंड करने जा रहे हैं तो उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, जो इलेक्शंस जीत के आए हैं, वो बैठ के वहाँ पे फैसला करें। नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी आई थी 97 के अंदर, उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की लेकिन उनके पास मेजॉरिटी थी। इस वक्त इनकी 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से वो 224 का नंबर चाहिए, 212 इनके पास हैं। 8 मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी मेरे पास तो मुसवदा ही अभी तक नहीं आया, तो 220 और उसके बाद 4 मेंबर्स और जो ये कहते हैं कि हम फ्लोर क्रॉसिंग करवा के पीटीआई के मेंबर्स को, सादा अक्सरियत में भी आप हुकूमतें बनाएं, आप बोरियों के मुंह खोलें, आप लोगों को उठवाएं, अपनी मर्जी की तरमीम करें, अपनी मर्जी के कवानीन बनाएं। तो लिहाजा आज का दिन पाकिस्तान में हम जमहूरियत का दिन तो मना रहे हैं, ऐसी जमहूरियत सबको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। मैं तो यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब माहिर कानून थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 15 सितंबर जमहूरियत का आलमी दिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हर साल बाकायदगी से मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है मीडिया की स्क्रीनों पर, अखबारात के रंगीन सफ़हात पर और कुछ NGOs के दफातर में। बाकी जमहूरियत के आलमी दिन का कोई ताल्लुक़ अवाम से है, निज़ाम से है, ना ही हुक्मरानों से है। सियासी पार्टियां जमहूरी इक़्तिदार को बढ़ाती हैं, ना जमहूरी तर्ज़ फ़िक्र पर कोई काम होता है। 77 साल के बाद भी आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी डेफिनेशन पर पूरा उतरती है या नहीं। जमहूरियत ऐसे निज़ाम हुकूमत का नाम है जिसमें अवाम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, फिर अवामी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक हुक्मरान फ़ैसले करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो जमहूरियत में 3 चीज़ें मिसिंग रहती हैं। पहली अवाम, दूसरी अवाम और तीसरी भी अवाम। पाकिस्तान में ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ अवाम के फ़ैसले अवाम से ही मख्फी रखे जाते हों। पाकिस्तान में ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ पब्लिक गैदरिंग बिल के तहत जलसे, जुलूस और एहतजाज को जुर्म बनाने का कानून मंजूर किया जाता हो। ये कैसी जमहूरियत है कि जहां जनरल इलेक्शन में फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क के इल्ज़ामात के साथ ही हुकूमत चल रही है और चलती ही जा रही है, बल्कि सियासी इत्तफाक के बगैर 2/3 वाली तरमीम भी कर रही है।
पाकिस्तान में ये कैसी जमहूरियत है कि जहां महज इलेक्शन करवाने को ही सिर्फ जमहूरियत समझा जाता है। ये कैसी जमहूरियत है कि यहाँ के हुक्मरान खुद अपनी ही हुकूमत को अवामी हुकूमत मानने की बजाय बंदोबस्त की हुकूमत कहते हैं, फिर भी इन्हें शर्मिंदगी नहीं होती। ये कैसी जमहूरियत है कि हुकूमत अवामी ख्वाहिशात को लेकर अपना बजट तक तो बना नहीं सकती, बल्कि IMF की शराइत को ही बजट का नाम दिया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है कि टैक्सेस से भरे बिजली के बिल कम हैं और रियासती डकैती ज़्यादा मालूम होते हैं। नाजरीन, ये कैसी जमहूरियत है कि मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी को जीतने पर इक़्तिदार देने की बजाय मुकदमात, गिरफ्तारियां और जेलें मिलती हैं। ये कैसी जमहूरियत है जहां अदालतें फ़ैसले सुनाती हैं लेकिन इदारे उनके अहकामात को हवा में उड़ा देते हैं और उसके काउंटर कवानीन ले आते हैं। ये एक ऐसी जमहूरियत है कि जहां हुकूमत का मतलब सिर्फ ताकत है और वो ताकत अपने सियासी मुखालिफिन पर इस्तेमाल करना वो अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। जी हाँ, यहाँ ऐसी ही जमहूरियत है कि यहाँ एक गरीब और मकरूज़ मुल्क के हुक्मरानों के ठाठ बाट देखें, हूटर वाली गाड़ियाँ देखें, हटो बच्चों की आवाज़ें देखें, तो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के बादशाह भी शायद हम पे रश्क ही करते हों। जी हाँ, ये एक ऐसी ही जमहूरियत है कि जहाँ मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर आवाम की ऐसी की तैसी कर दी जाती है और इसे रियासत बचाओ का नाम देकर आवाम को कुर्बान कर दिया जाता है। जी हाँ, ये ऐसी ही जमहूरियत है कि यहाँ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून और आइन को अपने अपने मफाद के लिए मोड़ना एक आम सी बात है। ये एक ऐसी ही जमहूरियत है कि जहाँ अदालती फ़ैसले हक़ में आएँ तो ठीक, खिलाफ आएँ तो हमारे मुनसिफ़ों को अपने लिए इंसाफ की तलाश रहती है। जी हाँ, ये ऐसी जमहूरियत है जहाँ अवामी हुकूमत पाकिस्तान में बनती है और इसके फ़ैसले रियाज़ में, दुबई, लंदन और वाशिंगटन में होते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी जमहूरियत है कि हर इलेक्शन के फ़ौरन बाद नए इलेक्शन की सदाएँ फ़ौरन लगना शुरू हो जाती हैं। और ऐसी ही जमहूरियत पर आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुबारकबाद दे रहे थे पूरी कौम को। इसी पर मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, दानिश्वर ज़ाहिद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब आपका। ज़ाहिद साहब, हमेशा की तरह, हर दिन की तरह आज का दिन भी गुजर जाएगा चंद ही घंटों में। ये जमहूरियत का आलमी दिन भी ख़त्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी तकारीर हुई होंगी आज, सेमिनार्स में बड़े बड़े दावे, जमहूरियत का हुस्न, बड़े लेक्चर्स दिए गए आज। क्या हमारे यहाँ जमहूरियत सिर्फ एक लफ्ज़ की हद तक रह गया है कि जिसे हम कहें जमहूरियत का हुस्न है? देखिए, पाकिस्तान में अगर सही मानो देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा वक्त हो जिसको कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। जमहूरियत की तशरीह जो है वो ये होती है कि जैसे आपने पहले कहा कि अवाम के लिए, अवाम की ही खातिर होती है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। लेकिन देखिए, जमहूरियत की सबसे पहले जो इब्तदा होती है कि अवाम को हक़ रायदही देना। जहाँ पे जो है हक़ रायदही अगर अवाम की नहीं है या अवाम को इख्तियार पूरी तरह नहीं है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने नुमाइंदे इलेक्ट कर सकें और पार्लियामेंट भेज सकें, तो वो जो है फिर जमहूरियत की इब्तिदा ही गलत साबित होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखें, अब दूर क्यों जाए, इस मुल्क के अंदर 77 साल में जो है तकरीबन उसकी आधी उम्र डायरेक्ट मिलिट्री का रूल रहा है। और उसके बाद जो है अगर आप देखें कि जो पीरियड रहे हैं जिसको सिविलियन हम रूल कह सकते हैं, तो वो भी एक हद तक उसको पूरी तरह जमहूरी नहीं कहा जा सकता है। अब हमारे यहाँ तो ये भी सिलसिला रहा है कि जो हमारे जो सिविलियन कह सकते हैं, जो सो कॉल्ड इलेक्टेड हुकूमत होती हैं, वो भी पूरी तरह जो है वो अवाम के लिए नहीं होती हैं, वो भी अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश करती हैं। अब आगे क्यों जाए, हम पीछे क्यों जाएं ज़्यादा, लेकिन अभी भी हालिया देख लें। फरवरी 8 के इलेक्शन होते हैं जिसका मकसद ये था कि जमहूरियत के ऊपर देख, लेकिन इलेक्शन जिस तरह से हुए हैं और जिस तरह से जो है यानी इलेक्शन से पहले भी एक पार्टी को जो है तमाम उसके जो हुकूक हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इलेक्शन की जो है वो ना कैंपेन करने की इजाज़त होती है, ना ही उसको सिंबल करने की इजाज़त होती है। तो पहले तो इब्तदाई होती है, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं वो भी वो नहीं है जो कि हम सब जानते हैं
कि इलेक्शन के नतायज कुछ और थे और इलेक्शन के और उसको बयान जो किया गया है या जिसको अनाउंस किया है या जिसकी हुकूमत आई है उससे बहुत ही मुख्तलिफ है। तो एक तो इब्तदाई से ये बात वालिया निशान होती है कि जहाँ पे अवाम को के हुकूक को और हक़ इरादी को आप तस्लीम नहीं करेंगे फिर जमहूरियत का नाम ही सिर्फ एक नाम के नाम पे जमहूरियत ही रहती है। अब वो आज हम देख जाहिद साहब एक और बात बताइएगा, चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत जो आईनी तरमीम करने जा रही है, पीटीआई ने तो आज सेनेट कौमी असम्बली में अरकान के वोट रोकने से मुतालिक दस्तावेजात भी जमा करा दी हैं, लेकिन पीटीआई ने तो कहा है कि हमारा कोई भी रुकन जो है ना वो वोट नहीं देगा और ना ही उसका वोट माना जाएगा, तसव्वुर होगा। इसके बावजूद हुकूमत के लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? वो कहते हैं भाई हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं, हमारे पास तो नंबर्स पूरे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ मुशावरत है, मुशावरत में वक्त लगता है, मुशावरत हो रही है, वसी तर मुशावरत हो रही है, अवामी मफाद में हो रही है। क्या ये जमहूरियत का कत्ल नहीं है कि नंबर्स आपके पास पूरे नहीं हैं और आप कैसे आप ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं? देखिए, सब बुनियादी चीज़ होती ठीक है, आईनी तरमीम का हक पार्लियामेंट को होता है और जिस किस्म की तरमीम करने चाहे वो सही है, कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उसका तरीक़ेकार होता है। दुनिया भर में जब हम जमहूरी हुकूमतें देखते हैं तो इस किस्म के अहम तरीन मसाइल को आप पार्लियामेंट में पेश करते हैं, वहाँ पे बहस मुबासा होता है और उसके बाद जो है ये फिर नुमाइंदों की मर्जी होती है कि उसको वोट दें या ना वोट दें। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि ये पार्लियामेंट में लाने से पहले एक हम आज जो सारा दिन हम सरगर्मियाँ देखते रहे टेलीविज़न की स्क्रीन में जो हमें लम्हा जो है वो कमेंट्री मिलती रही है, तो उसमें तो सारी बात ये आ रही थी कि व्हीलिंग एंड डीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि मौलाना मान गए या नहीं माने हैं, 5 वोट 8 वोट किस तरह से 5 वोट आ चुके हैं हमारे पास। तो अब बताइए कि जो आईनी तरमीम होगी उसमें जो है कहाँ पे ये बात आएगी कि जो है पार्लियामेंट, बल्कि देखें एक अवाम के हो की बात छोड़ दें, इवन पार्लियामेंटरी मेंबर हैं उनको भी आखिरी वक्त तक पता नहीं था कि ये तरमीम क्या है। मैंने खुद जो है कई दोस्तों से बात की थी जो कि मैनेजर हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई आप बताएं कि ये तरमीम है क्या, तो उन्होंने कहा अभी तक हमें बताया नहीं गया है, उनको खुद भी पता नहीं था। और आज जो सारा दिन चलती रही कि ये तरमीम ये होने जा रही, तो सारी खबरें जो थी वो जो उनको वो भी जो बहुत सारे जो मेंबरान हैं उनको भी जो कुछ इसके खदोखाल है इस तरमीम के, उनको टेलीविज़न की स्क्रीन से मालूम हो रही हैं। तो अब ये बताइए कि हम तो छोड़े अवाम के इख्तियारात की बात करते हैं, क्या पार्लियामेंट के मेंबर जो चलिए किसी तौर पे भी होके आए, क्या उनको भी इख्तियार है? बिल्कुल नहीं है। और ये आज जो कुछ हो रहा है वो इसकी निशानदेही करती है। उनको कहीं और से फ़ोन आते हैं कि आप कल के इजलास में से यकीनी बनाए कि आप शरीक होंगे। बहुत बहुत सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।